हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? देखिए, हम लोग जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों का बेसिकली 40% और 50% हो चुका है, लगभग 40 to 50%। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास टाइम है क्योंकि एग्ज़ाम जो है सी टेट की वो पोस्टपोन हो चुकी है। ठीक, इसीलिए हमारे पास टाइम हो गया है। तो अब क्या काम करेंगे, हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे और पूरी चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल का मतलब क्या होगा कि जैसे क्लास 6, 7 और 8, ये मैं तीनों ईयर का जो मटेरियल होगा इसको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, उसकी रियल बुक से। और मैं उसमें कुछ चीज़ें यानी कि उसके ट्रिक्स भी साथ साथ बताता चलूँगा और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी उनको मैं मार्क करता चलूँगा। तो ठीक है, दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे मैं स्टार लगाऊँ उसको आपको बेसिकली अपने नोटबुक में नोट करना है अच्छे से। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पूरा डिटेल में हम लोग समझ पाएंगे। और जैसे ये ओके होगा वैसे हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी हैं 3-4 सालों के, वो सब हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। बस 2-3 लेक्चर में फिनिश कर पाएंगे। तो ये पूरा डिटेल में पूरा मैथ हो जाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज क्लास 6 से। 6 का सारा मटेरियल समझते हैं। क्लास 6 में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम लोग थोड़ा सा तेज़ी से समझ लेते हैं। ठीक, तो ये क्लास 6 के कुछ मटेरियल हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनको हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहला यही कि अपनी संख्याओं की जानकारी। देखिए, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं यही डिटेल में समझा दूँ कि इस चैप्टर में आपको ये ऐसी चीज़ें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कैसे पता करते हैं, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या जब भी कभी पूछी जाए तो ये आप जानते होंगे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम कह देते हैं 9 है। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो हम बोल देते हैं 999 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलते हैं तो हम लोग कह देते हैं 999 है। ठीक है, तो ऐसे बोल देते हैं। और सबसे छोटी संख्या क्या है तो जीरो के साथ करते हैं। मतलब हम कहते हैं 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो वो तो एक ही है। और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या तो वो 10 होगी। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो वो 100 होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो वो 1000 होगी। तो इस तरह से ये आपको ध्यान देना है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। सबसे बेसिक यही है इस चैप्टर में। और इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं मैं यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए, आपको चैप्टर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सारी बात ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद ख़ास चीज़ जो आती है वो आता है कि स्थानीय मान निकालना आता है। स्थानीय मान, जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान, ये दोनों चीज़ क्या है देखो। बेसिकली यह स्थानीय मान जातीय मान बहुत आसान होता है। जैसे कि मान लो कोई नंबर है, मान लो हमने कह दिया 355 नंबर। ठीक, तो इसका अगर स्थानीय मान एक एक का निकालेंगे, जैसे 5 का स्थानीय मान तो 5 ही है। ठीक है, इकाई की जगह पे है। पर ये 50 होगा। ठीक है, क्योंकि दहाई की जगह पे है। और फिर ये 300 होगा क्योंकि 100 की जगह पे है। ठीक है, तो ये हो जाता है यानी कि वंस, टेंस और 100 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से चलता है। तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं इसका स्थानीय मान निकालती हैं। ठीक है, और जातीय मान जो होता है वो वही होता है जो है एग्जैक्टली, यानी 5 का जातीय मान 5 होगा। यहाँ भी 5 का जातीय मान 5 होगा। और 3 का जातीय मान 3 होगा। जातीय मान वही रहेगा जो है। तो स्थानीय मान जातीय मान में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। मान लो 9, 8, 6, 7 है, इसमें बोला कि 8 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान और जातीय मान बताइए। तो स्थानीय मान 8 का कितना होगा, 100 की जगह पे है तो यानी कि 800, यानी कि 8 ले लो, उसके बाद काउंट कर लो कितने डिजिट हैं, उसके उतने जीरो बढ़ा दो। उसके बाद 2 डिजिट थे तो 2 जीरो बढ़ा दो। ये स्थानीय मान हो गया। अब जातीय मान, 8 का जातीय मान क्या होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि पूछा ये जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आ गया तो इसी में कहेगा 8 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ। तो योग मतलब क्या है कि ये और ये दोनों जोड़ देना है। ठीक है, मीन्स 800 + 8 दोनों ऐड हो जाएंगे ऐसे। और अगर अंतर पूछता तो घटा देते। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि ज़्यादातर योग और या तो अंतर यहाँ से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ से स्थानीय जातीय मान से और कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो बेसिक सा ये जो यहाँ पे था ये फंडा था। और नंबर बनाने को आता है कि जैसे मान लो 5 है, 6 है, 2 है और 0 है। इनसे बोला गया कि 4 अंक है, यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या पहले आगे लें। सबसे बड़ी कौन सी है, 6 है, तो 6 आगे आ गया। उससे छोटी 5 है, उससे छोटी 2 है, उससे छोटी 0 है। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई इनको मिला करके। और सबसे छोटी बनानी हो तो क्या करेंगे, तो सबसे छोटी बनाने के लिए आप सोचेंगे सबसे छोटी पहले लेंगे। तो सबसे छोटी पहले आप लोगे तो 0 लोगे, उससे बड़ी 2 लोगे, उससे बड़ी 5 लोगे, उससे बड़ी 6 लोगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि 0 आगे ले लोगे तो इस 0 को कोई मतलब नहीं रहेगा। तो 3 ही डिजिट की बनी ना, हमको चाहिए कितने, 4 डिजिट की। तो ऐसा ध्यान रखिएगा, इसमें इसमें 0 पहले 2 आगे आएगा, यानी पहले 2 फिर 0 आ जाएगा। बाकी सिस्टम वही रहेगा कि छोटी फिर उससे बड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा वरना यहाँ मिस्टेक हो सकती है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा इस चैप्टर में जो चीज़ें आती हैं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या हो गई, स्थानीय मान जातीय मान हो गया। और यहाँ पे चीज़ आएगी आपको जैसे कि रोमन नंबर आएगा। ठीक,
बहुत बेसिक सा आएगा रोमन नंबर। तो रोमन नंबर मैं डिटेल में आपको भी चैप्टर के अंदर चल के समझा दूंगा। उससे पहले यहाँ पे चैप्टर में राउंड ऑफ आता है, ठीक है। तो राउंड ऑफ आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। राउंड ऑफ क्या होता है कि जैसे मान लो हमने कह दिया कि 95 ये किसके राउंड ऑफ है, किसके आसपास है। तो अगर एक चीज़ ध्यान रखिए, राउंड ऑफ हमेशा या तो टेंस में पूछा जाएगा, ठीक है, या तो 100 में पूछा जाएगा या 1000 में पूछा जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यानी कि दहाई में पूछा जाता है या सैकड़ा में पूछा जा रहा है या फिर 1000 में पूछा जा रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कभी दहाई में पूछा जाएगा तो दहाई मतलब कि 100 में नहीं जाना चाहिए। तो ये देखिए किसके आसपास है। अगर आप 100 लोगे तो सैकड़ा हो गया, तो दहाई में कैसे लेना पड़ेगा, तो 90 के आसपास है ना। ऐसे 85 है तो 85 किसके आसपास है, 85 90 के आसपास है और 80 के आसपास है, यानी दोनों आंसर सही है यहाँ पे। सैकड़े के आसपास पूछा जाता तो 100 के आसपास है, ठीक है। वही हम कहते हैं 565, अगर इसमें हम पूछें सैकड़े के, यानी कि सैकड़े का राउंड ऑफ बताओ, तो सैकड़े का राउंड ऑफ क्या बताओगे भाई, 600 के आसपास है, ठीक है। हमेशा ज़्यादा वाला ही लेना होता है, ठीक। और अगर मैं जो है दहाई के हिसाब से पूछूं तो दहाई के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये भाई 560 के तो एक आसपास है या तो 570 के आसपास है, तो दहाई वाला ये केस हो जाएगा। ऐसे 1000, यानी कि आपको बीच में ध्यान देना है कि जैसे कि मैंने कह दिया 5 6 यानी 56 हमने कह दिया, तो 56 किसके आसपास है। अगर मैं 100 के पास पूछूं तो 100 के पास है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और 10 के पास पूछूं तो किसके 10 के पास, किसके 10 के पास जाएगा, यानी 60 के आसपास जाएगा, क्योंकि 50 की तो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। तो इस तरह से आप राउंड ऑफ निकाल सकते हो, ये राउंड ऑफ अक्सर पूछता है, ओके। बाकी चीज़ें अब चैप्टर के अंदर हम चल के जो बची कुछ चीज़ें हैं वो फिनिश करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर में संख्याओं की तुलना हमें करना आ गया, छोटी बड़ी संख्या हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आगे बढ़ जाइए, कुछ नहीं है यहाँ पे अभी समझने लायक, और हमने वो चीज़ें स्थानीय मान जातीय मान सीख ही लिया है, कोई यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आगे बढ़िए, फिर आ जाता है स्थानीय मान, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और ये इंडियन पद्धति, ये शायद ही कभी क्वेश्चन में आ जाए, कोई चांस नहीं है उतना। बाकी ये देखिए 1 लाख में 10,000 होते हैं, अब यहाँ पे सब में 10-10, ठीक है, 10-10-10 मीन्स क्या है, 1 मिलियन में 10 लाख, 1 करोड़ में 10 मिलियन, 1 करोड़ में 10 लाख, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये छोटा सा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस मैं ऐसे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको फोकस कर लेना है बस। जो खास खास चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग स्किप करते हुए चलते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ, तो इस चैप्टर का जो अगला खास पॉइंट था वो था जो है राउंड ऑफ हो चुका है, वो था रोमन नंबर, है ना। तो और रोमन समझ लेते हैं, रोमन में क्या है। हाँ, तो बात करते हैं रोमन नंबर की। देखिए रोमन नंबर आप इतना बेसिकली तो 1 2 3 4 5 10 तक तो बेसिकली इंसान जानता ही है, ठीक है। उसके आगे रोमन नंबर सीखने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जो है ये तो हमें पता ही है, L50 होता है, C100 होता है, D500 होता है, M1000 होता है। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि M किसको शो करता है रोमन में, 1000 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं इनको बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए। पहला नंबर देखिए, यदि किसी संकेत पुनरावृत्ति होती है, जितनी बार वो आता है उसका मान वही होता है, ठीक है। मतलब जैसे ये देखिए x है, तो x कितनी बार आया, 3 बार आया, तो उसका मान जोड़ते चल जाए, 10 + 10 + 10 यानी कि 30 है, इसका मान ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि 1 1 2 है तो ये सब उनको ऐड कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3 बार से ज़्यादा नहीं आएगा। अभी यह मत सोचिए कि x जो है 1 2 3 ये 4 बार कभी नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। केवल 3 बार आ सकता है। किसी चीज़ की अगर पुनरावृत्ति यानी रिपीट होता है तो मैक्सिमम 3 बार हो सकता है, जैसे 1 1 1, ठीक है। अब ये नहीं कि 1 1 1 1, ये गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम 3 बार आ सकता है, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि V L और D, यानी कि ये जो 3 नंबर हैं जो आपने देखा था ऊपर B L D, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे V 5 L और D, ये 3 हैं। इन तीनों का रिपीटिशन नहीं होता, ये कभी V ऐसे नहीं होते, या फिर ऐसे LL नहीं हो सकते, ठीक है, या फिर D और D नहीं हो सकता, मतलब ये रिपीट नहीं हो सकते कभी भी। 3 चीज़ का ध्यान रखिएगा, B L D, ठीक है, कभी इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट देखिए, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान के दाईं ओर आता है तो जोड़ा जाता है, बाईं ओर आता है तो घटाया जाता है, ये तो हमें पता ही है। जैसे कि हमने V देखा और इसके आगे छोटा वैल्यू आ गया तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा। और यही इस तरफ आ गया बाईं तरफ, ठीक, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 5 से 1 घटा दो मीन्स 4 है ये, है ना। तो वही बात लिखी हुई है, ये पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, यानी कि दाईं ओर आएगा तो जोड़ देना, बाईं ओर होगा तो प्लस कर देना, सॉरी दाईं ओर आएगा तो ऐड कर देना, और बाईं ओर आया तो माइनस कर देना, है ना, घटा देना है। और पॉइंट नंबर 5 देखिए, यदि बी एल डी को कभी बड़े मान के संकेत के बाईं ओर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर आ गया, बी एल डी से लेकर के
एक चीज़ ध्यान रखिए कि BLD जो है कभी बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि घटाया नहीं जाता, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमने जैसे मान लीजिए B लिख दिया और L लिख दिया, तो ऐसा नहीं है कि L मतलब 50, 50 में से 5 चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 45 है, ये गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी इनको बाईं ओर नहीं लिखा जाता है, ठीक, कभी घटाया नहीं जाता। तो इस BLD के बारे में अपने 2 पॉइंट पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। संकेत 1 को केवल V, और एक चीज़ ये भी देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ये डिब्बे में, इसीलिए इसको कलर करके लिखा भी गया है। संकेत 1 को लेवल B केवल V और X में से घटाया जा सकता है, यानी कि 1 जो 1 होता है इसको B से घटा सकते हो, यानी कि X से घटा सकते हो, यानी कि ये 4 है और ये 9 है, ठीक है, घटा सकते हो। बट ये ध्यान रखिएगा कि X और जो है किसी से मत घटाइएगा। और जो X होता है वो किससे घट सकता है, केवल LMD से, सॉरी LMC से घट सकता है। मतलब X L के आसपास हो सकता है, X M के आसपास हो सकता है, मतलब ये घट रहा है समझ लो। मतलब C 100 होता है और X हमने लगा दिया, मीन्स ये 90 है, ठीक। तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ बहुत खास हो गए। इसके अलावा बस यही सारी बात थी, आपने नोट किया और आपने समझ लिया। अब किसी का आप आसानी से जो है बिल्कुल वो लिख सकते हो, रोमन लिख सकते हो, समझ सकते हो। तो इस चैप्टर में और कुछ नहीं था, ये चैप्टर फिनिश हुआ। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो सेकंड चैप्टर है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर में क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मैंने बहुत पहले भी बता दी है कि 0 को लेकर के 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर होती हैं, ठीक है, मतलब कि 0 उसमें इंक्लूड हो जाए। अब इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ये प्रॉपर्टी जो आपको यहाँ लिखी हुई है, अब दिख रही है, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए लिखा है कि क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये 3-4 प्रॉपर्टी हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ ये होती क्या है और यही समझ लीजिए और कुछ होता नहीं है, ठीक है। होल नंबर में देखिए जैसे मैंने बोला 2 और प्लस 3, ठीक है, इसको जोड़ दो तो कितना हो गया 5, यानी कि हमने 2 होल नंबर्स को जोड़ा, 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा तो एक पूर्ण संख्या आई। तो ये हो गई हमारी एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। एग्ज़ाम में बेसिकली ऐसे सिंपल सा क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी केवल काम करती है प्लस में, ठीक है। अगर माइनस कर दें इसी को 2 - 3 कर दें तो ये -1 आ जाएगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी जो है माइनस पे काम नहीं करती, केवल प्लस पे काम करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब है कि 2 संख्याओं को जोड़ो a + b तो कुछ संख्या आए, ठीक है। तो ये चीज़ एक्चुअली दोनों तरफ सेम होना चाहिए, मतलब कि हम चाहे a + b करें और चाहे हम b + a करें, दोनों बराबर आना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये जो बड़ा सा बात लिखा हुआ है यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर हम चाहे 2 + 3 करें और चाहे हम 3 + 2 करें तो ये 5 आना चाहिए, इसका मतलब हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए यही चीज़ अगर हम लोग माइनस में करें तो a - b करें और उल्टा अगर b - a कर दें तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए माइनस पे काम नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, पूर्ण संख्याओं में। दूसरा आता है क्लोजर के बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है साहचर्य प्रॉपर्टी। साहचर्य, साहचर्य हिंदी में बोलते हैं साहचर्य गुण, इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं, पूछ ली जाती हैं। ये क्या होता है, जैसे कि 3 संख्याएं हैं a + b 5 + 2, ठीक। अब ये हम चाहे ऐसे जोड़ें और चाहे पहले हम 3 + 5 को ब्रैकेट में कर लें और 2 को बाहर कर दें, तो दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 नंबर हमेशा होती हैं, यानी कि a + b एक ब्रैकेट में हो सकता है, c बाहर हो सकता है, सेकंड केस में a बाहर हो सकता है और b + c ब्रैकेट में हो सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो साहचर्य का प्रॉपर्टी कहलाती हैं, वो तीनों केस में हो सकती हैं, ठीक है, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो और चाहे वो इनटू हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। और थर्ड प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं वितरण, ठीक है, वितरण प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें दोनों चीज़ आएंगी, यानी मल्टीप्लाई और प्लस दोनों आएगा, यानी कि 2 है बाहर रहेगा और 3 और +2 अंदर, ये प्लस में है, अंदर वाले प्लस में है, बाहर वाला मल्टीप्लाई है, इक्वल्स टू, ये कैसे होगा कि ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा पहले 3 से, तो 2 × 3 हो जाएगा, अब आएगा प्लस, ये वाला प्लस जो बीच में था, फिर यही 2 जा कर के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है वितरण। अब ये देखिए कैसे लिखते हैं और क्लियर लिख दें, जैसे कि a × ब्रैकेट के अंदर b + c है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ होगी, पहले a होगा b में मल्टीप्लाई तो a × b हो जाएगा, अब ये वाला प्लस यहाँ लगेगा, अब फिर यही a आकर के c में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a × c हो जाएगा,
तो ये जो प्रॉपर्टी बनी ये कौन सी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव जो चल रही थी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आप ध्यान रखें, इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट था। बाकी होल नंबर, बाकी नंबर लाइन तो आपको पता ही है कि इस साइड प्लस होती हैं, ये 1 2 3 चलती हैं, इस साइड माइनस में 1 2, तो ये हमें होल नंबर जो शुरू होती है वो 0 से लेकर के इस साइड वाली जितनी चीज़ें हैं ये सब इधर राइट साइड वाली 0 को लेकर के, तो ये सब होल नंबर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। इस चैप्टर में और बाकी कुछ नहीं है। चैप्टर नंबर 3 देखते हैं। फिर आता है थर्ड चैप्टर। देखो थर्ड चैप्टर में आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है गुणन खंड। ठीक है, गुणन खंड, और है फिर है गुणज। ठीक, अच्छा अब देखो गुणनखंड क्या होता है कि इसको फैक्टर क्या करना होता है। जैसे मैं कह दूं 8 का गुणनखंड क्या है, तो 8 का आप फैक्टर करोगे ऐसे, पहले 2 से काटोगे, सबसे छोटा पहले 2 ही लिया जाता है, 2 चौक 8 हुआ, फिर 2 से काटा, 2 दूना 4 हुआ, फिर 2 से काटा, जब तक 1 ना आ जाए। तो ये 2 2 2 जो आया है ये 8 का एक गुणनखंड है, यानी कि 2 2 2 ये गुणनखंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गुणज जो होता है वो टेबल होती है, एक तरह से टेबल समझ लीजिए। ठीक है, जैसे हम 2 का अगर गुणज पूछें तो 2 का गुणज क्या होगा, 2 दूना पहले 2 तो होगा ही, 2 दूना 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 चौका 8 होगा, 2 पंचे 10 होगा। तो ये टेबल जो होती है वो गुणज होती है। तो दोनों में फ़र्क ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो गुणज और गुणनखंड है वो बेसिकली यही चीज़ था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गुणनखंड की जब भी बात करें गुणनखंड, तो आपको उसको फैक्टर करके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 56 का गुणनखंड मैंने पूछा, तो देखिए 56 का गुणनखंड ऐसे निकालोगे आप, पहले 2 से शुरू करोगे, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ पे 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से करोगे 2 कम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से करोगे 2 7 14, यानी अब 7 से करोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब कि 56 का जो गुणनखंड आया वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 आया, ये चीज़ है। यानी 2 दूना 4 दूनी 8 7 56, तो ये गुणनखंड था। और गुणज जो होता है वो टेबल होता है, समझ गए। तो ये चीज़ सब बेसिक जो इस चैप्टर से स्टार्टिंग जो थी यही थी। फिर बात आती है नंबर्स की, जो हमने नंबर पढ़ी थी, इवन ऑड यानी सम विषम हमने बताया था, बिल्कुल अच्छे से आपको याद होना चाहिए। इवन जो 2 से कट जाए, 2 से बस केवल 2 ही से फंडा है, 2 से कट जाए, 2 से चेक करना। अगर हम जो है कभी भी चेक करें इवन किसी नंबर को, हम 9 चेक करें इवन है कि नहीं, तो 2 से काट के देखो, अगर ये कट जा रही है तो इवन है, और ना कटे तो ऑड है, यानी सम और विषम का यही फंडा है। ठीक है, 2 से कटे तो इवन यानी कि सम, और ना कटे तो विषम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर बात आती है अभाज्य संख्या क्या होती है। फिर इसी चैप्टर में अभाज्य संख्या की बात कही गई है, यानी कि प्राइम नंबर। देखो अभाज्य संख्या और प्राइम नंबर जो होती है वो किसी से नहीं कटती है, खुद से कटती है सिर्फ। जैसे मैं कहूँ 9 क्या है, तो 9 3 से कट जाएगी, ये 9 अभाज्य नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं 3 1 2, ये सारे जो नंबर्स हैं ये खुद से ही कटेंगे, किसी और से नहीं कटेंगे, तो ये अभाज्य हो गए। क्लियर है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है, 1 होती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे समझ में ये सारी बात आ गई। अब ये दिख नहीं, ये चीज़ देखिए, ये मैंने जो बता दी अभी, सबसे छोटी सम संख्या जो थी, सॉरी अभाज्य संख्या थी, वो 1 नहीं है, क्योंकि 1 जो है सबको काटती है कॉमनली। 2 जो होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक सम संख्या भी है, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा मिस हो गया था मुझसे। तो ये हो गया। अब देखिए फिर बात आती है कि सहअभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, यानी को प्राइम। देखो प्राइम तो हो गई जो किसी से ना कटें, अब प्राइम के साथ साथ आती हैं को प्राइम, यानी अभाज्य हो गई, फिर आती है सहअभाज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सहअभाज्य समझना। सहअभाज्य जो होती है वो 2 संख्याएं जिनका सार गुणनखंड केवल 1 होता है, मतलब कि जो केवल 1 से ही कटे। जैसे कि 3 और हम 5 की बात करें, इन दोनों का दोनों ही 1 से ही कटने वाली हैं, तो ये दोनों सहअभाज्य हो गई। ठीक, ये ध्यान देना है थोड़ा सा। और ये भी देख सकते हो कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो लगभग 2 आता है। ठीक, तो ये हो गया। तो ये सारी बात हो गई, सहभाज्य भी हमें समझ में आ गया। और बाकी हमने जो विभाज्यता बताई थी काटने को, 2 से कैसे कटता है, 3 से कैसे कटता है, 4 से, 5 से, 6 से सारी बातें बताई थी। बस 2 रह गया था, एक 7 से और 11 से, तो ये मुझे बताना था, इसका मैं अभी आगे बता लूँगा। अभी मैं इस चैप्टर को पहले ख़त्म कर लूँ। फिर बात आती है HCF एलसीएम, यानी लासा और मासा निकालने को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लासा और मासा। देखिए पहला नंबर लासा, जैसे कि हम 40 और 20 की बात करते हैं, इसका हमें चाहिए लासा। तो पहले आप इसका फैक्टर करिए, यानी आपका गुणनखंड करिए, यानी 40 और 20 ऐसे साथ साथ लिख लीजिए और इनका फैक्टर करिए। बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 40 का हमने फैक्टर किया तो हमने देखा कि 2 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 2 से किया तो 10 आया, फिर 2 से किया तो 5 आया। ठीक है, मतलब ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे ही हम 20 का करेंगे तो 20 का कितना आएगा, पहले 2 से 10 आया। हमेशा 2 से ट्राई करिएगा, फिर 3 से ट्राई करिएगा, अब ना कटे तो 4 से करिए, ऐसे आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है,
फिर आप 2 से करोगे तो 5 आया। तो इसका आपने देखा कि 2 इंटू 2 इंटू 5 आया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर लासा बोला है यानी कि एलसीएम, तो मैच जो मैच करे वो भी लिखिए। तो ये देखिए 2 मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा है वो भी लिखिए, और जो नहीं मैच कर रहा है वो भी लिखिए। यानी कि 2 यहाँ देखिए नहीं मैच कर रहा है, ये लिखिए, और ये मैच कर रहा है तो इसका 5 एक ही बार लिखना है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, यानी 40 आया हुआ है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चेक करना चाहते हो ये लासा आपका सही है या नहीं, तो कैसे चेक करोगे कि दोनों जो नंबर है उससे काट के देखिए, दोनों से कटेगी ये 40 से कटेगी, देखिए 40 से कम 40 कट गया, 20 से भी कटेगी, 20 दूना 40। जो दोनों नंबर हैं यानी जितने नंबर का हमें एलसीएम निकालना हो, जितने नंबर का लासा निकालना हो, हर एक से काट के देखिए, वो अगर वो एलसीएम जो आपने निकाला है वो कट रहा है तो आपका एलसीएम सही है, तो एलसीएम हो गया। ठीक है, वहीं अगर इसी का 40 और 20 का हमें मासा निकालना होता तो 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 हुआ था, और 2 दूना 4 पंचे 20 हुआ था। ठीक है फैक्टर। अब इसका हमें मासा निकालना होता तो मासा हम कैसे निकालते हैं? मासा देखिए जो मैच करता है सिर्फ वही होता है, यानी देखिए ये मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है तो ये लिखेंगे, ये 2 मैच कर गया तो ये लिखेंगे, बाकी ये 5 मैच कर रहा है, ये 2 से नहीं मतलब है तो ये 5 मैच कर रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है तो जो नहीं मैच कर रहा है वो नहीं लिखना है। मीन्स आया कितना? 2 दूनी 4 पंचे 20 आया। ठीक है, 20 आया। अब इसका उल्टा, अब इस 20 से इसको दोनों नंबर को काट के देखो, कटना चाहिए। ठीक है, तो समझ जाओ मासा सही है। तो लासा मासा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में यहाँ तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हम किसी क्वेश्चन को पहचाने कैसे कि उसमें लासा निकालना है या मासा। जैसे जैसे ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जैसे कहा गया क्वेश्चन, यहाँ देखिए कि रेणु 75 केजी और 59 केजी भारों का 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे को अधिकतम मान तक दोनों बोरियों के भरा जाए कि पूरा पूरा माप ले। तो जब कभी भी पूरा पूरा केस लिखा हो तो वहाँ जान जाइए कि आपको मासा निकालना है। बिल्कुल ध्यान से, लिखा नहीं होता यहाँ पहचानना पड़ेगा। या कभी बराबर लिखा हो तो भी जान जाइए, या फिर समान लिखा हो यानी कि इक्वल, एकदम सेम, तो ये चीज़ 3 चीज़ आपको दिखे तो समझ जाइए आपको मासा निकालना है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 लड़के एक ही स्थान से शुरू करते हैं, उनके कदमों की माप इतनी 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 है, कितनी न्यूनतम दूरी तय करें। अब एक चीज़ वो भी ध्यान दीजिएगा, किसी क्वेश्चन में ये भी लिखा रहेगा अधिकतम। ठीक है, अधिकतम या फिर बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, तब भी आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। और किसी क्वेश्चन में यही चीज़ छोटी से छोटी लिखी है तो आपको ध्यान देना है कि वहाँ पे आपको लासा निकालना है। ठीक है, ये चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए न्यूनतम लिखा हुआ है, तो न्यूनतम मतलब सबसे छोटी से छोटी बतानी है, इनमें लासा निकालना है तीनों में। ठीक है, पूरा पूरा माप ले मतलब मासा निकालना है। ठीक, यहाँ देखिए छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछा है मतलब इन सब का हमें लासा निकालना है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है मतलब इनका मासा निकालना है। ठीक है, ऐसे। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन में कभी पूछा हो कि जैसे टाइम पूछा हो कि एक साथ फिर कब ऐसा होने वाला है, एक साथ कब होने वाला है। जैसे कि मान लो ट्रैफिक लाइट चौराहे पर जल रही है, एक 48 सेकंड बाद, एक 72 सेकंड बाद, 108 सेकंड बाद जलती है, तो वह एक साथ 7 बजे अगर जलना शुरू करें तो पुनः वह कब एक साथ जलेंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले इन सब का क्या निकाल लो आप, पहले आप निकाल लो लासा। ऐसे केस में हमेशा लासा निकालिएगा जब कभी भी क्वेश्चन में कहा हो एक साथ कब होगा। मान लो कोई लड़के एक वृत्ताकार पथ पे दौड़ते हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो वो मान लो एक 4 मिनट, एक 5 मिनट, एक 6 मिनट बाद दौड़ता है, तो तीनों एक साथ कब मिलेंगे। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा? लासा निकालना होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब यहाँ देखिए छोटी से छोटी संख्या मतलब लासा, छोटी से छोटी संख्या मतलब लासा। तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा किस में लासा और किस में मासा निकाल। चैप्टर नंबर 4 की बात करूँगा मैं। चैप्टर नंबर 4 में क्या है कि थोड़ा सा रेखा गणित का मैटर है, तो उसमें कुछ टर्म्स आएंगे, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले आती है रेखा यानी लाइन। तो लाइन जो होती है वो दोनों साइड बढ़ती है, इन्फिनाइट तक जाती है, ये कहीं भी जा सकती है, ये कहीं भी जा सकती है। तो रेखा जो होती है दोनों तरफ अनंत तक जा सकती है। फिर बात आती है रेखाखंड की। रेखाखंड जो होता है वो बीच में ऐसे 2 पार्ट में कट जाता है, फिक्स होता है। ये 2 पॉइंट की फिक्स डिस्टेंस होती है, यानी इतनी ही डिस्टेंस होगी, ए और बी के बीच की दूरी को ही हम कहेंगे रेखाखंड। ठीक है, ये कहीं इधर उधर बढ़ नहीं सकता। इसको शो ऐसे करते हैं, ए बी लिख के ऊपर रेखाखंड शो करते हैं। ठीक है, फिर बात आती है किरण। ठीक है, रे। तो किरण एक ही तरफ चलती है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, एक या तो इस डायरेक्शन में जाएगी किरण, या तो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये किरण की बात हो गई। तो यानी कि हम लोग ने बेसिक चीज़ देख ली। अब देखो 2 रेखाएं हो गई, तो 2 रेखाएं अगर ऐसे चल रही हों कि ये कहीं एक दूसरे को कभी मिले ना, और ये इनके बीच की जो दूरी है ये
ये हमेशा बराबर रहे हर जगह, ये जो दूरी है हमेशा बराबर रहे, कहीं भी ये बराबर ही रहे। तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं कि ए जो बी है एक दूसरे के समांतर हैं, बीच में से समांतर लाइन बना देते हैं और इसको कहा जाता है कि ए बी एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। और एक लाइन दूसरे लाइन को से काट दे, ठीक है, तो काटने का मतलब है कि एक दूसरे को वो प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। प्रतिच्छेद पॉइंट कौन सा है, बिंदु कौन सा है, ये है, ये कुछ भी हो सकता है, एम मान लेते हैं, तो ये प्रतिच्छेद हो जाता है एक दूसरे को, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। अब फिर बात करते हैं कि जैसे कि एक होता है वक्र, तो कोई चीज़ ऐसे थोड़ी सी घूम जाए ऐसे करके, ठीक है, तो ये वक्र होता है, ठीक है, और लाइन सीधी होती थी तो वक्र का केस हो जाता है। अब मान लेते हैं कि वक्र पूरी तरह से एक, जैसे वक्र पूरी तरह से घूम गई ऐसे, तो ये वृत्त बन जाती है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं कि वृत्त के बारे में पूरी डिटेल ले लेता हूँ कि वृत्त होता क्या है। देखो त्रिभुज तो हम जानते हैं कि इसमें 3 भुजाएं होती हैं, ये 3 भुजाएं आपस में मिली हुई हैं। अच्छा, वृत्त चतुर्भुज भी हम जानते हैं जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब मेन भी जो मेन बात आती है वो आती है वृत्त की। तो वृत्त में क्या क्या बातें होती हैं, देखो वृत्त का एक किनारे वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं परिधि, ठीक है, इसको बोलते हैं परिधि या परिमाप भी बोल सकते हो, ठीक, जो कि होता है 2πr, ये रटना होगा आपको। ओके, और ये होता है केंद्र, और केंद्र से परि तक की जो दूरी होती है वो कहलाती है त्रिज्या, ये होती है त्रिज्या। तो इस तरह से एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएँ खींची जा सकती हैं, अनंत त्रिज्याएँ, ठीक है। और क्या बात होती है कि वृत्त में अगर ऐसे ही सेंटर से पास होके अगर 2 पॉइंट पे मिला दी जाए ऐसे, तो ये व्यास कहलाता है, व्यास सेंटर से ही जाता है हमेशा, और इसको जीवा भी बोलते हैं। अब जीवा क्या होती है, जीवा मतलब कि वृत्त के 2 पॉइंट को किनारे, जैसे एक पॉइंट यहाँ था एक पॉइंट यहाँ था, इन दोनों पॉइंट को मिला दो तो एक जीवा हो जाती है। तो ऐसे हम बहुत सारी जीवा खींच सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है, ठीक है। यानी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो ऐसे बहुत सारे व्यास हम खींच सकते हैं एक वृत्त से। और क्या होता है, एक वृत्त के अंदर अगर हम ऐसे 2 पार्ट काटे तो देखिए 2 पार्ट में एक एरिया ये है और दूसरा एरिया ये बड़ा वाला है, खाली वाला, तो इसको बोलते हैं एक तरह से सेगमेंट, ठीक है, सॉरी सेक्टर बोलते हैं, ये सेक्टर है। तो अब ये देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ठीक, तो ये चीज़ हो जाती है। और उसके बाद और इसमें कुछ नहीं होता है, सारी बात समझ में आ गई हम लोगों को। फिर चैप्टर नंबर हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट। तो अगला चैप्टर आता है सॉलिड से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें बहुत सारे सॉलिड्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे शंकु आप देख रहे हैं, यहाँ शंकु ये वाला है, गोला यहाँ लास्ट वाला है, बेलन इसमें दिख नहीं रहा कहीं, बट बेलन का जो फिगर होता है कुछ ऐसा होता है, ये बेलन होता है। घनाभ आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सब जो है इनको हम लोगों को देखना है, समझना है, ये सब सॉलिड्स हैं। तो इस चैप्टर में जो स्टार्ट होती है मेन पॉइंट्स वो स्टार्ट होती हैं कि सबसे पहले जैसे सुई होती है, सुई, तो सुई मूव करती है, एक चक्कर लगाती है तो एक घूर्णन करती है, उसको एक घूर्णन बोलते हैं पूरा चक्कर को, ठीक है, घूर्णन कहलाता है, यहाँ लिखा हुआ है। और जब सुई क्या होता है कि यहाँ से इसे स्टार्ट करती है, अब ये 4 पार्ट में बटा हुआ है, तो सुई क्या करती है कि एक 1/4 पार्ट पे घूमे, मतलब ये 4 पार्ट में है, 1 2, ठीक है, 4 पार्ट में दिख रहा होगा। तो ऐसे ही अगर 1/4 पार्ट निकाल लो तो वो कितने एंगल का होगा, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और अगर ये आधे पार्ट में घूमे तो 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो मेन बात जो कोण की आती है, एंगल की आती है, वो क्या होता है कि 90 डिग्री जो होता है यानी 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं समकोण, हमें ये चीज़ पता होगी बेसिकली। और यही चीज़ अगर 180 डिग्री को हो तो उसको बोलते हैं ऋजुकोण, ठीक है, उसको बोलते हैं ऋजुकोण। और अब यही चीज़ 180 से क्या होगा, थोड़ा कम हो या 90 से ज़्यादा हो, मीन्स यानी यहाँ कहीं हो, ये 90 है यानी ये 180 है, तो 90 और 180 के बीच में यानी ये कोण, ये कोई भी कोण हो, तो ये सारे के सारे कौन से होते हैं, ये सब के सब अधिक कोण कहलाते हैं। ये सब हमें ध्यान देना, छोटी सी चीज़ है। और अब अगर यही चीज़ 180 से ज़्यादा हो जाए यानी 180 इस तरफ है और 180 से ज़्यादा यानी ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, मतलब इधर से, तो ये सारे एंगल जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, बृहद कोण होते हैं, ठीक है। पूरा 360 हो जाए तो संपूर्ण कोण कहलाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब बात आती है कि त्रिभुज कितने टाइप का होता है।
तो त्रिभुज बेसिकली वैसे देखा जाए नॉर्मली अगर, तो दो टाइप से बांटा जाता है। पहला नंबर तो उसको उसके भुजा के आधार पर बांटा जाता है, भुजा, और दूसरा उसके कोण के आधार पर बांटा जाता है। तो भुजा जो होती है, जैसे तीनों भुजाएं अगर बराबर हों, ये भी सेम हो, अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसको बोलते हैं समबाहु, यानी सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। और अगर दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ये वाली भुजा बराबर है, लेकिन नीचे वाली कुछ और है, यानी ये 4 सेंटीमीटर 4 है, नीचे वाली 5 हो जाए, तो ये दो तो बराबर है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु, द्विबाहु मतलब दो भुजा इसकी बराबर थी। ऐसे ही अगर कोई भुजा बराबर ना हो, एक इतना हो, एक इतना हो, तो एक इतना हो, तो ये विषमबाहु हो जाता है। तो इस तरह से इसको बांटोगे तो ये भुजा के हिसाब से हो गया। लेकिन कोण के हिसाब से अगर देखा जाए, तो कोण के हिसाब से अगर जो 90 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का है, तो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और अगर उसमें सब 90 से कम है, मतलब कोई 45 है, कोई 30 है, कोई ऐसे है, 90 नहीं है, तो उसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। और अगर उसमें कोई एक बंदा ऐसा है कि जो 120 डिग्री दे रहा है, जैसे ये वाला 120 डिग्री दे रहा हो और ये दोनों 30-30 दे रहे हों, तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि ट्रायंगल का सारा मिला के 180 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये अधिक कोण कहलाता है, ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज का सारा कोण 180 के बराबर होता है, सारा पूरा अगर मिला दें, मतलब ये 90 है अगर, ठीक है, तो ये चीज़ 45, ये कुछ और हो सकती है, 45 होगी, या कुछ और भी हो सकती है, लेकिन टोटल मिला करके 180 ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर है। तो ये त्रिभुज की बात हो गई। यहाँ पे सारी बात लिखी है, विषमबाहु, समबाहु, ये कौन सी भुजा के हिसाब से, ठीक है। फिर आता है बहुभुज। बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं जिसमें हो। त्रिभुज भी बहुभुज में ही आ जाता है, ठीक है, 3 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं, तो ऐसे ही अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं। तो ये ऐसे करके कुछ, ये देखिए यहाँ कितनी भुजाएं बनी, टोटल 6 भुजाएं, तो ये षटभुज है। ऐसे 8 भुजाएं बनेंगी, तो ये कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, तो कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 बनी, तो फिर से ये षटभुज है। और अष्टभुज बनाने के लिए हमें 8 भुजाएं करनी पड़ेंगी। तो ये जो होता है बहुभुज होता है, ध्यान देना है। अब मेन बात आती है चतुर्भुज। देखिए, समांतर रेखाओं के 2 युग्म हो तो समांतर चतुर्भुज, समकोण वाला चतुर्भुज हो तो आयत, समकोण वाला समचतुर्भुज हो तो वर्ग, बराबर भुजाएं हो तो समचतुर्भुज। ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, पीछे भी मैंने पढ़ा रखी हैं, ठीक है, पीछे लेक्चर जो निकल चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो 3D वाले होते हैं, तो 3D वाले हमने कुछ बताए भी थे, जैसे घन होता है, घनाभ होता है, गोला होता है, बेलन होता है, शंकु होता है, पिरामिड होता है। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं कि ये 3D वाले होते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल माइंड में रखें, सब इंपॉर्टेंट है। और बाकी इनकी डिटेलिंग में हमें नहीं जाना है, थोड़े बहुत चीज़ें अगर देखना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने क्या होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, कितने, है ना। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ये बेलन है, ये कोन है, ये गोला है, ये ट्रिप वो जो है आपका पिरामिड है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें, है ना। अब एग्ज़ाम में आ जाता है कि कौन सा इसमें 3D वाला है, तो आप 3D अगर पहचानते हो, देखिए सब 3D है, तो आप आराम से जो है उसको टिक कर पाओगे। ऑप्शन में तो रहेगा ही, है ना, कोई आराम से, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती है अगर थोड़ा सा भी आप सब ध्यान दोगे। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है, त्रिभुज में 3 है तो ऐसे बनाया गया, चतुर्भुज में 4 हैं तो ये हो गया, पंचभुज में 5, षटभुज में 6, अष्टभुज में देखिए 8 बनाया गया है। इसमें 8 साइड इसमें बनी होंगी। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं और इनको हमें ध्यान देना होता है, ठीक है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर अगला चैप्टर आता है पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक मतलब होता है इंटीजर। अब ये देखिए इसमें सारी चीज़ें आएंगी, मतलब कि एक नंबर लाइन होती है, तो 0 से स्टार्ट करो तो 1 2 3, ये पॉजिटिव वाला भी इधर चलेगा, और -1 -2 -3 नेगेटिव वाला भी चलेगा। मतलब ये पूरी चीज़ें जो हैं ये सब पूर्णांक कहलाती हैं, जिसमें माइनस भी हो, ठीक है, 0 भी हो और प्लस भी हो, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब ये सब चीज़ें मैंने बेसिकली जब स्टार्ट किया होगा लेक्चर, तो मैंने कुछ चीज़ें बताई होंगी कि आपको किसी चीज़ को लॉस हो रहा हो तो नेगेटिव में दिखाते हैं, ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव में दिखाते हैं, और कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, मतलब प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये चीज़ें मैंने जो बताई होंगी आपको, ये सब इंटीजर में थी। अगर आपको थोड़ा सा भी क्लीन होगा तो ये बिल्कुल चैप्टर ईजी है। यहाँ आप देख सकते हो कि इनको कैसे करना है। ये प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए साइन है, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, उस हिसाब से
सॉल्व किया गया है, बिल्कुल वही चीज़ है, दोनों साइड सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ें होंगी, बिल्कुल एकदम हल्की चीज़ें हैं। अगर आपको वो रूल याद होगा, मैंने बिल्कुल आसानी से बताया होगा, फिर से आप वो लेक्चर देख सकते हो अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, लेकिन कन्फ्यूज़न मत रखिए, ठीक है। और ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आ जाता है कभी कभी। अब इसमें एक चीज़ और है, योज्य प्रतिलोम कभी आ जाता है, कभी आता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये मैं दोनों चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये है क्या। प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब सीधा सा उल्टा उल्टा होता है, ये समझ लीजिए पहले। लेकिन जब योज यानी एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, तो ये जैसे मैंने 5 का पूछा योज प्रतिलोम, तो -5 हो जाएगा, मतलब केवल साइन चेंज होता है। और मैंने -5 का पूछा तो 5 हो जाएगा, यानी साइन हट जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा योज्य प्रतिलोम। बट गुणात्मक की बात करें तो गुणात्मक में पलटी मार देता है। गुणात्मक देखिए ये होता है, ध्यान से देखिएगा, जब गुणात्मक प्रतिलोम पूछा हो किसी क्वेश्चन में, जब बात कही गई हो, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि 5 का गुणात्मक पूछा है तो ये 5 1/5 हो जाएगा। मैंने पूछा 5/2 का गुणात्मक क्या होगा, तो ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो पलटी मार देता है, ठीक। तो इस चैप्टर में यही चीज़ें थी खास, और बाकी ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, यहाँ कुछ ज़्यादा डिटेल में हमें बताने की ज़रूरत। अगला चैप्टर आता है भिन्न, ठीक है, यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आप जानते हो कि 5 किसी चीज़ में से एक में से एक का 5वां पार्ट, तो m/5 हो जाता है ना। किसी का पार्ट जो होता है, तो पार्ट मतलब टोटल ऊपर होता है और जितना पार्ट होता है वो नीचे होता है, उसी को भिन्न कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको भिन्न में कैसे लिखोगे, टोटल आप काउंट करोगे पहले, तो टोटल आप देखेंगे कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, और साथ में 3 कलर है, मीन्स क्या होगा, 7/3 हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर आप अलग अलग देखोगे तो टोटल पूरा 1 है, तो 1 का ये 1/3 ये है, और प्लस 1 का 1/7 कितना है, 1 2 3 4, यानी वाइट वाला 4 है, तो 1/4 हो गया। अब इसको दोनों ऐड करो तो जाहिर सी बात है सॉल्व होकर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब कहने का सेंस ये रहा कि अब फ्रैक्शन कभी भी निकालना हो तो देखिए टोटल क्या है उतना कर दीजिए। ये देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है, और 8 है, तो 1/8 हो गया। यानी कलर पार्ट अगर पूछा जाए तो 1/8 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी, जो कि भिन्न को दिखाती हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट था। बाकी अब भिन्न में आप जानते ही हो कि ऊपर वाला पार्ट जो होता है अंश होता है, नीचे वाला हर होता है ना। 4/15 यहाँ लिखा है, तो ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो ये भी बेसिक चीज़ थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पूरे स्ट्रक्चर बने हैं छोटे छोटे, इनको भिन्न में आपको दिखाना है। अब इसमें किसका भिन्न पूछा गया है, जो छायांकित भाग है यानी कलर है। तो छायांकित भाग देखें 1 2 है, तो टोटल कितना है, 3 4 है, मतलब कि 2/4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब काटने को भी देख सकते हैं, 2 × 2 2 × 4, यानी कि आधा पार्ट है। ऐसे यहाँ भी देखेंगे आप, ये 9 है टोटल, जिसमें से आपका 8 क्या है, 8 पार्ट कलर है, तो ऐसे हो जाएगा। ये देखिए 1/4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, आसान है बिल्कुल। तो यही चीज़ है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे छायांकित भाग का क्या है, सेम वही प्रोसेस है। तो बस पार्ट का भिन्न का सीधा सा मतलब है कि टोटल ऊपर होता है और बाकी जिसके बारे में पूछा जाए वो नीचे होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती इसमें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और देखिए क्या खास है। अच्छा, 2 भिन्न को अगर हमें पता करना है कौन छोटा है कौन बड़ा, तो कैसे पता करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 में और 7/8 में कौन बड़ा है। तो देखिए ऊपर वाला अगर नीचे से छोटा है तो 1 ही बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे से तो ये बड़ा हो जाएगा। और 2 फ्रैक्शन अगर आपस में लिखे हैं, जैसे 3/5 लिखा है और 5/4 लिखा है, इसमें कौन बड़ा है, तो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब कि इसको इससे कर दीजिएगा ऐसे, तो ये आ जाएगा 12, और इसको इससे कर दीजिए तो आएगा 25। अब किस तरफ बड़ा आया, इस तरफ बड़ा है, मतलब कि ये वाला बड़ा है, ठीक है। 5/4 बड़ा है, सीधा सा आसान तरीका है, ठीक है, बिल्कुल देखने का। तो ये भी हो गया, फ्रैक्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, 4 से 17 को पहले डिवाइड किया, तो 4 4 जा 16 हो गया, एक रिमाइंडर बचा। अब ये वाला जो है उसको आगे लिखते हैं, रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया उसको नीचे लिखते हैं, तो ये मिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मिक्स भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। और फिर से मिक्स से उसको रियल में बनाना हो तो कैसे करते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज़ है, 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब 3 को ऐड कर देंगे, मैंने बताया हुआ है, 4 2 जा 8 और 3 11/4, ये हो गया रियल पार्ट में, ठीक है। और ये हो गई मिक्स में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो वही छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, तो हम किसी भी भिन्न को कंपेयर भी कर सकते हैं, किसी भिन्न को देख सकते हैं कि किसका कितना पार्ट है। और भिन्न का सरलतम रूप देखा जाए सॉल्व करने का तो बिल्कुल आसान होता है। देखो, कोई भी भिन्न को आपको काटना है तो काटने के लिए जैसे ये पहला दिख रहा है आपको, तो उसमें इतना बात ध्यान रखिए कि किसी एक नंबर को पकड़िए जो दोनों को काटे, ठीक है। तो मैंने 15 पकड़ा सपोज दैट, तो 15 वन जा 15, 15 पच्चीस 75 कट गया, तो 1/5 आंसर आ गया। अब ये कट नहीं सकता आगे, तो ख़त्म कहानी। इसमें आप देखेंगे तो किससे काटते हैं, हमारा दिमाग कर रहा है, चलो मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 से काटूँ, तो 2 8 16 और ये हो गया 2 3 6 2 6 12, दोनों को काट दिया। लेकिन आया 8/36, अभी ये कट रहा है तो एक बार फिर से काटूंगा। अब मेरा मन कर रहा है 4 से काट दूँ, 4 दूनी 8, 4 9 36। अब 4 से देखो दोनों कट रहा है, ऊपर नीचे दोनों, तो ये 2/9 आंसर आया। तो यही ध्यान रखना है कि जो दोनों को काटे, ठीक है। तो ऐसे जैसे यहाँ पे देख रहे हो 17 से कट रहा है, 17 वन जा 17 और 17 3 51। ऐसे ही आपको देखना है कि जो दोनों को काटे आपको वही नंबर पकड़नी है। क्लियर, बहुत आसान था। ओके, और बाई चांस मान लो कोई ऐसा नंबर आ गया, जैसे कि मान लेते हैं ये देखिए आप देख रहे हो 49 आ गया और आ गया 64। अब इसमें आप देख रहे हो कि कोई नंबर आपको नहीं मिल रहा है कि किससे काटूं, तो आप इन दोनों का निकाल लीजिए मासा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा किससे कटने वाला है। जैसे 49 से हमने मासा निकाला, मासा कैसे निकालते हैं, डिवाइड, दो नंबर हो तो डिवाइड करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं मासा यहाँ निकाल के दिखाता हूँ क्लियरली। 49 छोटे से बड़े वाले को डिवाइड करना शुरू कर दो, ठीक। तो आ जाएगा 49 एकम 49, ठीक। और ये आ गया कितना, यहाँ आ गया 14, 5 बच गया, 15 बच गया। अब इस 15 से डिवाइड करना है जिससे शुरू से डिवाइड किया था। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मासा में डिवाइड में थोड़ा अलग होता है, और मासा में जो रिमाइंडर आता है फिर उसको जो शुरू से डिवाइड करते हो उसको डिवाइड करना होता है, यही चीज़ चलती है। तो 15 तिया 45 हो जाता है, फिर बच जाता है 4। अब 4 से तुम्हें 15 को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाता 4 तिया 12, ठीक। तो बच जाता है आपका 3, ठीक। तो फिर 3 से 4 को डिवाइड करना पड़ता है, तो 3 × 3 यानी रिमाइंडर 1 बचता है। मीन्स 1 से ही कटेगा, मतलब ये किसी से कटने वाले नहीं हैं, ये अपने सरलतम रूप में है, ठीक है। इनको किसी से काटा नहीं जा सकता। तो ये भिन्न का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काटना पीटना ये बिल्कुल एकदम से मतलब माइंड में एकदम बना होना चाहिए कि कैसे कटेगा कोई चीज़, क्योंकि अक्सर आती रहती है। तो इम्पोर्टेंट था ये। बाकी लगभग चीज़ें भिन्न से फिनिश हो गई हैं, आप जो भी आएगा आप कवर कर पाओगे, और कुछ ज़्यादा यहाँ से डिटेलिंग नहीं लेनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हुए, और इस चैप्टर में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, बस कंपेयरिंग करने को आएगा। बाकी घटाना और ये सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं, जोड़ना, भिन्न को जोड़ना, ये सब मैंने बता रखा है। भिन्न को चारों पार्ट में हमने बता रखा है, प्लस कैसे करते हैं, माइनस करते हैं, इनटू कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। प्लस करने के लिए मैंने बताया था कि भिन्न को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, माइनस के लिए भी मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करना, नीचे भी मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई में सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है, और डिवाइड में मैंने बताया था फ्रैक्शन पलट जाती है फिर सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस कर रखी हैं, तो यहाँ पे हम इस चीज़ के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आ गया है, जो कि है दशमलव, डेसिमल। डेसिमल भी मैंने बता रखा होगा, जब मैंने अपना लेक्चर करवाया था तो उसमें शायद मैंने डेसिमल भी साथ साथ करा रखा है। डेसिमल का प्लस, डेसिमल का माइनस, डेसिमल का इनटू, डेसिमल का डिवाइड, ठीक है। डेसिमल अगर किसी संख्या के, किसी नंबर के अगर बाई साइड लगता है तो वो 10 गुना कम हो जाता है, अगर वो दाई साइड लगता है तो 10 गुना बढ़ जाता है, इसीलिए इसका नाम है डेसिमल, ठीक है, 10 गुना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दशमलव की बात ये है, और आपको क्या करना होता है, डेसिमल को तो उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करके फिर आप दशमलव निकाल सकते हो। तो दशमलव के बारे में लगभग हमें चीज़ें पता हैं। तो लगभग ये जो क्लास 6 का जो मटेरियल था, लगभग इसमें जो मैथमेटिक्स आती हैं वो मैंने सारी चीज़ें कवर करी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी हैं, ठीक है। और सारे चैप्टर वो मैंने छोड़ दिए हैं, तो वो सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हम बेसिक सा 3 लेक्चर में अपना तीनों क्लास 6 और 7 और 8 ले लेंगे, तो वहाँ से हमारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद हम जस्ट बस क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, और हर तरह के क्वेश्चन हमें समझ में आने लगेंगे कि ये क्वेश्चन आखिर उठ कहाँ से रहे हैं, मतलब किस टॉपिक से है ना। तो ये बहुत समझ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें कवर करना शुरू कर दिया है। आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल पेशेंटली आराम से पढ़िए, ठीक है। इसमें जो है कोई सोचने वाली बात नहीं है कि क्या ज़्यादा हो रहा है क्या कम हो रहा है। अपना नोट्स रेडी करिए
और बिल्कुल आराम से बैठ करके उसको रेडी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कल के लेक्चर में। और कल का लेक्चर जो होगा, हो सकता है 2 दिन लेक्चर लग जाए, क्योंकि लेक्चर क्या करते हैं कि पूरा कम्प्लीटली बनाने में लग जाता है टाइम, तो फिक्स करके उसको आपको हम क्लास 7th का अगला हम जो है ओके करके दे देंगे। फिर 7th के बाद क्लास 8 का भी हो जाएगा। इस तरह से मैथ एकदम फिनिश हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग किसी नए टॉपिक पर काम करना शुरू करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप काम करें। थैंक यू।